हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एग्रीकल्चर चैप्टर, लेकिन उससे पहले ज़रा चीकू और मोटूलाल की कहानी देखते हैं। मैं हूँ बंटी बदमाश, ये है लुटेरा दुकान, लूट लो दबा के। अरे बंटी बदमाश, तुमने एक और दुकान खोल ली, लेकिन यहाँ पर 1 केजी गेहूँ इतने सस्ते क्यों हैं और 1 केजी ब्लूबेरीज इतनी महंगी क्यों? 1 केजी गेहूँ सिर्फ 55 रुपीज़ के और 1 केजी ब्लूबेरीज 500 रुपीज़ की। आखिरकार ये ब्लूबेरीज क्या तुम आसमान के अंदर से उगा कर लेकर आते हो बंटी बदमाश? अरे बच्चे, मुझे लगता है तूने पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी है। क्लास 10th का एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़, तब तुझे समझ में आएगा कि ब्लूबेरीज इतनी महंगी क्यों हैं और जो गेहूँ है वो इतना सस्ता क्यों है। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था मोटूलाल तुम्हारा। इस चैप्टर के अंदर हमें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। देखो, जो इंडिया है वो एक एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री है। मतलब जो इंडिया की पॉपुलेशन है, लगभग 2/3 पॉपुलेशन है, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर मेनली क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है? फार्मिंग, या फिर आपको दिखेगा फर्टिलाइज़र्स कोई सेल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप की फार्मिंग इंडिया के अंदर होती है। देखो, इंडिया काफ़ी बड़ी कंट्री है, तो डिफरेंट टाइप्स की हमें फार्मिंग देखने को मिलती है। जो सबसे पहली टाइप की फार्मिंग है वो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब यहाँ पर वर्ड प्रिमिटिव लगाया तो मतलब कि पुराने ज़माने की फार्मिंग के ये मेथड है। तो एक मेथड यूज़ होता था पुराने ज़माने में, जिसे बोलते थे हम लोग स्लैश एंड बर्न। तो इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या करा जाता था, जैसे कि एक लैंड है, यहाँ पर रेड बॉक्स के अंदर हमने इस लैंड को सेलेक्ट कर लिया, फिर इस लैंड को हमने बर्न कर दिया। बर्न करने के बाद हमने देखा यहाँ पर कोई भी ट्री नहीं रहा, तो ये जो खाली ज़मीन है, फिर यहाँ पर हम लोग क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। क्रॉप्स को हमने बढ़िया से ग्रो करा, क्रॉप्स ग्रो करते रहे 1 से 3 साल तक हमने मज़े से इस लैंड के ऊपर क्रॉप्स को ग्रो करा। फिर हमने देखा कि इस लैंड के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो गए। फिर हमने दूसरे लैंड को सेलेक्ट कर लिया, वहाँ पर ट्रीज़ वगैरह को बर्न करा और फिर वहाँ पर फार्मिंग करना चालू कर दिया। तो इस वाली फार्मिंग को हम लोग बोलते हैं स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। अच्छा सर, जो लैंड था पुराने वाला जिसके न्यूट्रिएंट ख़त्म हो गए थे, उसका क्या करा? उस पर अब ट्रीज़ वगैरह उड़ते रहेंगे या फिर उसको खाली छोड़ के चले गए। तो ये होती है हमारी सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर स्लैश एंड बर्न वाला पार्ट। इसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। अच्छा, जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, इसको करा जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, जैसे कि हो, डाउ, डिगिंग स्टिक। तो ये सारे पुराने ज़माने के ही टूल्स यूज़ करे जाते हैं और फैमिली या फिर कम्युनिटी की मदद से ये वाली फार्मिंग करी जाती है। फैमिली मतलब घर के मेम्बर्स मिल के करते हैं ये वाली फार्मिंग, या फिर आसपास वाले पड़ोसी हो गए, दोस्त वगैरह हो गए, उनकी हेल्प ले ली। ये जो फार्मिंग है ये मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं करा जाता, और सूटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंट कंडीशन टू ग्रो द क्रॉप्स। मतलब आसपास के इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा ये वाली फार्मिंग। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। फिर हमारा आता है नेक्स्ट फार्मिंग का मेथड, जिसको बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखो, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर क्या होता है, ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है। यहाँ पर लेबर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स का यूज़ होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा केमिकल्स लगाए जाते हैं, केमिकल्स यूज़ करे जाते हैं। इरिगेशन मतलब कि पानी दिया जाता है क्रॉप्स को अलग से। जैसे यहाँ पर क्या था, मॉनसून, मतलब जब बारिश होगी तभी क्रॉप्स को पानी मिलने वाला है, लेकिन इस वाले मेथड में हम अलग से पानी देते हैं जिससे कि हमारे क्रॉप्स अच्छी क्वालिटी के ग्रो करें।
अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं फार्मर्स? जिससे कि हाई प्रोडक्शन कर पाएँ वो क्रॉप्स का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर पाएँ। ये जो मेथड है कॉमनली इस मेथड को करा जाता है वहाँ पर जहाँ पर लैंड की कमी होती है, फार्मर्स के पास लैंड कम होता है तो वहीं पर ज़्यादातर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करी जाती है। लेबर ज़्यादा, बायोकेमिकल्स मतलब कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का यूजेज ज़्यादा होता है इस वाली फार्मिंग में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग के बारे में। ये जो फार्मिंग है इसको करा जाता है विद हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, मतलब कि मॉडर्न ज़माने की चीज़ें यूज़ करी जाती हैं इस वाली फार्मिंग के अंदर, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, मतलब वो वाले सीड्स जो कि काफ़ी जल्दी और काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं, वो वाले सीड्स यूज़ करे जाते हैं। फर्टिलाइज़र्स यूज़ करे जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करे जाते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करे जाते हैं। लेकिन सर ये वाली सारी चीज़ें तो ऊपर यूज़ करी जा रही थी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर, बिल्कुल। लेकिन कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर क्या होता है, जो लैंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और साथ में हम लोग काफ़ी सारे क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जैसे ट्रैक्टर वगैरह का। यहाँ पर देखो ये पर्सन जो है अपने हाथ से ही सारा काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है कॉमर्शियल फार्मिंग के अंदर। तो ऐसा जनरली हमें देखने को मिलता है। ऐसा क्यों करते हैं फार्मर्स? जिससे कि हायर प्रोडक्टिविटी मिल पाए, ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी उनका काम हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्रॉप्स ग्रो कर पाएँ। फिर आती है प्लांटेशन। देखो प्लांटेशन भी एक टाइप की कॉमर्शियल फार्मिंग है। ये जो प्लांटेशन है इसके अंदर जनरली क्या होता है, एक बड़ा सा फार्म होता है, उसमें एक ही टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करा जाता है। जैसे कि आप अगर असम वगैरह के अंदर जाओगे तो जनरली टी की या कॉफ़ी की आपको प्लांटेशन वहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न की। इंडिया के अंदर 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं। 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स क्यों हैं? क्योंकि इंडिया के अंदर 3 क्रॉपिंग सीजन्स है। 3 सीजन्स की वजह से हमें 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले आते हैं रबी क्रॉप्स, जिनको जनरली सो करा जाता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। फाइनली इन्हें हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं समर के समय, मतलब कि गर्मियों के समय तक ये अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, फिर हम इन्हें काट लेते हैं। और इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स होते हैं वीट, बार्ले, पी, ग्राम, मस्टर्ड, ये सारे। खरीफ क्रॉप्स को हम लोग जनरली कब सो करते हैं? देखो जो नेक्स्ट है खरीफ क्रॉप्स हैं, इनको जनरली हम लोग सो करते हैं ड्यूरिंग द मॉनसून सीज़न। जब मॉनसून सीज़न स्टार्ट होने वाला होता है उससे पहले हम इन्हें सो करते हैं। अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स के अंदर इन्हें कब हार्वेस्ट करा जाता है हमारी कंट्री में? सितंबर और अक्टूबर के दौरान अलग अलग पार्ट्स में इन्हें अच्छे से ग्रो करा जाता है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन से हैं खरीफ में? हमें देखने को मिलता है पैडी, मेज, जोवर, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। ये सब क्या है? ये सब खरीफ क्रॉप्स हैं। फिर आता है ज़ैदी सीज़न। ज़ैदी सीज़न कौन सा होता है? ज़ैद सीज़न होता है जनरली गर्मियों वाला, एक शॉर्ट सीज़न होता है ये। और ये सीज़न जो होता है ये जनरली हमें रबी और खरीफ के बीच में देखने को मिलता है। काफ़ी शॉर्ट सीज़न होता है ड्यूरिंग द समर मंथ्स और इसे ही हम लोग बोलते हैं ज़ैद सीज़न। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जैसे कि वाटरमेलन, मस्क मेलन, मतलब तरबूज, खरबूज, क्यूकम्बर, खीरे, वेजिटेबल्स और फॉडर, इन सब क्रॉप्स को ग्रो करा जाता है। तो आपको पता चला कि 3 मेजरली हमने देखा कि 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स के अंदर 3 सीजन्स थे, एक तो रबी, फिर खरीफ, फिर ज़ैदी। रबी सीज़न कौन सा था? विंटर वाला। और खरीफ कौन सा था? मॉनसून वाला। और ज़ैदी कौन सा? गर्मियों वाला। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स के बारे में। देखो मेजर क्रॉप्स जो इंडिया के अंदर ग्रो करे जाते हैं वो है राइस, वीट, मिलेट्स। मिलेट्स के अंदर क्या आ गए? आपका बाजरा वाजरा, ये सारी चीज़ें आ गई। पल्सेस हो गई, टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, ये सब मेजर क्रॉप्स हैं जो इंडिया के अंदर ज़्यादातर क्वांटिटी में ग्रो करे जाते हैं। सबसे पहले हम राइस के बारे में बात करते हैं। जो राइस है वो एक स्टेपल फूड है, मतलब मूल भोजन, ज़्यादातर यही खाया जाता है, एक तरीके से मेन डाइटरी फूड है ये, ठीक है। हमारी कंट्री जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर चाइना। ये राइस जो है इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप्स आपको पता है कब ग्रो करे जाते हैं? दे आर जनरली ग्रोन ड्यूरिंग, हमने देखा था मॉनसून सीज़न, मॉनसून से थोड़ा पहले। तो मॉनसून के दौरान क्या होता है? थोड़ा टेम्परेचर हाई होता है, तो अबव 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उसकी इन्हें रिक्वायरमेंट होती है, और हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल। तो मॉनसून के दौरान ही इन्हें ग्रो करा जाता है। खरीफ क्रॉप्स हैं ऑनसेट ऑफ मॉनसून से पहले। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों इन्हें मॉनसून से पहले ग्रो करा जाता है, बिकॉज दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा उन्हें पानी की ज़रूरत होती है। इट इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ। कहाँ पर ग्रो करा जाता है? जो हमारे इंडिया का नॉर्थ वाला पार्ट है, जैसे पंजाब वगैरह हो गया, वहाँ पर ग्रो करा जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न में क्या आ गए? असम वगैरह आ गए।
कोस्टल एरियाज जो हो गए या डेल्टिक रीजन्स हो गए वहाँ पर। अच्छा, ऐसी जगहों पर क्यों ग्रो करा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पानी अच्छी खासी क्वांटिटी में है और राइस को पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है वीट। वीट जो है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, मतलब हमारे इंडिया के अंदर वीट जो है एक तरीके से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आफ्टर राइस। वीट को सबसे ज़्यादा खाया जाता है। मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ वाले रीजन में, मतलब आप देखोगे दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर, ये सारे जो नॉर्थ इंडिया का रीजन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीट को खाया जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हमारी जो कंट्री का है वहाँ पर। रबी क्रॉप वीट क्या होता है? एक तरीके का रबी क्रॉप, मतलब कि रबी क्रॉप्स कब ग्रो करते हैं? ड्यूरिंग विंटर सीजन, तो सर्दियों के दौरान ये ग्रो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और 50 to 75 सेंटीमीटर की इसे सिर्फ एनुअल रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, तो ज़्यादा मतलब पानी की भी इसे ज़रूरत नहीं होती कंपेयर टू राइस। राइस को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। वीट ग्रोइंग रीजन्स जो है इंडिया के वो गंगा सतलुज प्लेन्स है, मतलब जहाँ से गंगा और सतलुज वाली नदियाँ जा रही हैं वहाँ से हमें ज़्यादातर वीट ग्रो होते हुए दिखता है। नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट हो गया वहाँ पर। ब्लैक सॉइल जो है, ब्लैक सॉइल रीजन है डेक्कन प्लेटो का, वहाँ पर भी अच्छी खासी क्वांटिटी में वीट्स को ग्रो करा जाता है। फिर आते हैं मिलेट्स, यानी कि बाजरा, जोवर, बाजरा, रागी, ये भी इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो कि इंडिया के अंदर ग्रो करे जाते हैं, ठीक है। और इनको भी काफ़ी ज़्यादा इनकी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। तो मिलेट्स का आसान मतलब यही होता है कि जो मिलेट्स होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं डाइट के लिए और इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो इन्हें भी इंडिया के अंदर ग्रो करा जाता है। फिर आती हैं पल्सेस, यानी कि दाल। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट कंज्यूमर है पल्सेस का, दालों का। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा दाल इंडिया के अंदर खाई जाती हैं और सबसे ज़्यादा उगाई भी इंडिया में जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दाल होती हैं ये बोला जाता है कि दे आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट। तो हमारे इंडिया के अंदर ही ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं, इसी वजह से जो वेजिटेरियन लोग हैं वो दाल खाते हैं अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ये चीज़ आपने अपने मम्मी से, पापा से कई बार कहते हुए उन्हें सुना भी होगा कि दाल के अंदर बेटा बहुत प्रोटीन होता है, बड़े हो जाओगे जल्दी अगर दाल खाओगे तो। दे नीड लेस मॉइस्चर, दाल को लेस मॉइस्चर की ज़रूरत होती है और ड्राई कंडीशन के अंदर अच्छे से ग्रो हो जाती है, मतलब पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर, दाल को मेजरली कौन से स्टेट्स प्रोड्यूस करते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। फिर आते हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। अभी हमने ग्रेन्स की बात करी, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसे हम लोग खाते हैं, ग्रेन्स के अंदर आते हैं ये। अब हम देखते हैं कि फूड क्रॉप्स जो कि ग्रेन्स के अलावा भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि शुगर केन। शुगर केन क्या है? इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ये क्या है? एक ट्रॉपिकल क्रॉप भी है और सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है। इनको हम लोग हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर ग्रो कर सकते हैं, जो कि 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर है, वहाँ पर ये ग्रो कर सकते हैं अच्छे से। इनको रेनफॉल भी, अगर एनुअल रेनफॉल होती है सिर्फ 75 सेंटीमीटर की, मतलब किसी जगह पर इतनी ही बारिश हो रही है 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की, वहाँ पर भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है शुगर केन के वो कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन सारे स्टेट्स के अंदर शुगर केन को ग्रो करा जाता है। फिर आते हैं ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स मतलब कि वो वाले सीड्स जिनसे हम लोग तेल निकाल सकते हैं। बहुत आसान सी, मतलब आंसर ही यहाँ पर है। द ऑयल सीड्स कवर अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री। पूरी कंट्री के अंदर 12% जो क्रॉप एरिया है उसको कौन कवर करते हैं? ऑयल सीड्स। इनको हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं? देखो, कुकिंग मीडियम के अंदर यूज़ करते हैं, मेन तो यही है, खाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग इन्हें। रॉ मटेरियल एज वेल एज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक ऑइंटमेंट्स। मतलब कि सोप के लिए, साबुन के लिए, कॉस्मेटिक चीज़ें हो गई, कॉस्मेटिक क्या, क्रीम वगैरह हो गई, पाउडर वगैरह हो गए, इन सब में भी यूज़ होता है ऑयल का। और ऑइंटमेंट्स मतलब दवाइयाँ, जो दवाइयाँ होती हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग ऑइंटमेंट्स, उनके अंदर भी इस्तेमाल होते हैं ये। तो आप देख रहे हो कि ऑयल सीड्स जो है वो सिर्फ खाने के लिए ही नहीं और भी बहुत सारी जगहों पर यूज़ हो रहे हैं। अब जैसे ऑयल सीड्स के अंदर यहाँ पर देखो, ये क्या है? सनफ्लावर ऑयल के सीड्स हैं। और ये क्या है? ये आपने देखा होगा DDLJ मूवी के अंदर भी था, क्या बोलते हैं इसे? आप बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर। फिर आती है टी। टी क्या है? टी कल्टीवेशन क्या है? एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एक एग्जाम्पल है टी।
टी के अंदर क्या होता है, एक बड़ी सी जगह पर खूब सारी चाय पत्ती उगा दी जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है इंडिया के अंदर। इनिशियली इंडिया के अंदर जो टी थी, चाय थी, उसे कौन लेकर आए थे? ब्रिटिशर्स। इन्होंने स्टार्ट करवाई थी टी की प्लांटेशन। जो टी है इसे वार्म और मॉइस्चर फ्री क्लाइमेट चाहिए विद फ्रीक्वेंट शावर्स, मतलब कभी कभी बारिश हो, ठीक है, और गर्म रहे मौसम ज़्यादातर, और मॉइस्चर ना हो ज़्यादा एयर के अंदर। पूरे साल भर के लिए ऐसा ही मौसम चाहिए टी को। तो मेजरली ऐसा मौसम कहाँ पर देखने को मिलता है? असम के अंदर। जनरली जो हिल्स हैं दार्जिलिंग की, वहाँ पर ऐसा मौसम रहता है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, केरल के अंदर। तो ऐसी जगहों पर ही हमें देखने को मिलता है कि टी की प्लांटेशन हो रही है। कॉफ़ी, इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। जैसे टी को हम लोग ग्रो करते हैं, ऐसे ही कॉफ़ी की भी प्लांटेशन होती है। जो इंडियन कॉफ़ी है ये पूरी दुनिया के अंदर अपनी अच्छी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। कहाँ पर ग्रो करी जाती है? नीलगिरी जो हिल्स है कर्नाटक की, वहाँ पर, केरला के अंदर और तमिलनाडु के अंदर। तो लगभग आप देख रहे हो कि जो टी है और कॉफ़ी है, इनको सेम ही जगह पर उगाया जा रहा है। इनकी जनरली प्लांटेशन करी जाती है, मतलब एक बहुत बड़ी सी जगह पर सिर्फ टी आपको देखने को मिलेगी। जनरली क्या होता है कि जब हम लोग वीट वगैरह देखते हैं, शुगर केन देखते हैं, तो एक जगह शुगर केन का खेत होता है, फिर दूसरी जगह फार्मर्स क्या करते हैं, थोड़ा बहुत अपना क्या ग्रो कर लिया, थोड़ा बहुत अपना वीट ग्रो कर लिया, थोड़ी सी जगह में अपना राइस ग्रो कर लिया। लेकिन ऐसा टी के साथ नहीं होता और कॉफ़ी के साथ नहीं होता। एक पूरी जगह में सिर्फ टी। जैसे देखो यहाँ पूरे में सिर्फ टी, चाय की पत्तियाँ उगाई जा रही हैं। कॉफ़ी की बात हो रही है तो यहाँ पर सिर्फ कॉफ़ी है। अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, मतलब कि जो बागवानी की फसलें हैं। इसका मतलब क्या होगा? जो हमारे वेजिटेबल्स वगैरह होगा, ये सब आते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर। इंडिया जो है प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स है। मतलब इंडिया के अंदर हमें सारे तरीके के फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब कि जो आसानी से पानी वाली जगहों पर ग्रो करते हैं क्रॉप्स, वो भी मिल जाते हैं देखने को, और जो गर्म जगहों पर मिलते हैं हमें क्रॉप्स, वो भी देखने को मिल जाते हैं। तो इंडिया काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में ऐसे टाइप के फ्रूट्स को बनाता है। इंडिया जो है वो लगभग 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल को प्रोड्यूस करता है। दुनिया के अंदर जो 13% वेजिटेबल्स हैं उनको इंडिया प्रोड्यूस करता है। फिर आते हैं नॉन फूड क्रॉप्स, जैसे कि रबर। रबर क्या है? रबर इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप, मतलब कि एक ऐसे मौसम के अंदर हम रबर को ग्रो कर सकते हैं जब टेम्परेचर भी हाई हो और बारिश भी हाई हो। तो ऐसे ही मौसम में रबर का जो ट्री है वो ग्रो करता है, वहीं से हमें रबर मिलती है। लेकिन इंडिया के अंदर भी कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंदर हम इसे ग्रो कर पाते हैं। तो इंडिया एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो इंडिया के एरियाज़ हैं, वहाँ पर स्पेशल कंडीशन के अंदर रबर को ग्रो करा जाता है। जनरली जो रबर का ट्री है उसको रिक्वायरमेंट क्या होती है? मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट की, मतलब कि मॉइस्चर भी हो और क्लाइमेट के अंदर ह्यूमिडिटी भी हो, रेनफॉल भी हो। और रेनफॉल कितनी होनी चाहिए? पूरे ईयर के अंदर लगभग 200 सेंटीमीटर, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होनी चाहिए। ऐसी जगह पर ये ग्रो करता है। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? अबव 25 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पर ज़्यादातर इसे ग्रो करा जाता है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड, गेरो हिल्स इन मेघालय। तो इन सारी जगह पर हमें रबर ग्रो होते हुए दिखती है। फिर बात करते हैं हम लोग फाइबर क्रॉप्स की। फाइबर मतलब कि जिनसे हमें कपड़े वपड़ों की चीज़ें मिलती हैं जनरली। कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क, ये सब क्या है? 4 मेजर फाइबर्स है जो इंडिया के अंदर ग्रो करे जाते हैं। कुछ लोग तो सिल्क वॉर्म्स को भी पालते हैं सिल्क पाने के लिए। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या होता है? ये होता है सिल्क वॉर्म। अब सिल्क वॉर्म को पालते हैं और उनसे सिल्क लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेरिकल्चर। जैसे कि एग्रीकल्चर आपको पता है क्या करना, क्रॉप्स वगैरह ग्रो करना, इसको एग्रीकल्चर बोल दिया। ऐसे ही जो सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं उन्हें बोल दिया कि ये सेरिकल्चर कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉटन की। कॉटन भी एक क्रॉप है, बिल्कुल। कॉटन भी हमें पेड़ों से मिलता है। बहुत सारे बच्चों को तो अभी तक ये चीज़ पता ही नहीं होगी। कॉटन क्या है? इट इज़ अ खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप कौन से क्रॉप्स होते हैं आपको याद होगा? जनरली दे आर ग्रोन बिफोर मानसून। तो मानसून के दौरान इन्हें सो करा जाता है, ठीक है। बट सरप्राइजिंग बात यह है कि जो कॉटन है वो ऐसी जगह पर ग्रो करता है, मतलब कि उसको टेम्परेचर ऐसा चाहिए जहाँ पर थोड़ी गर्मी रहती हो। ऐसा नहीं है कि उसे 24 घंटे ही बारिश चाहिए। सो जरूर करा जा रहा है उस समय पे जिस समय मानसून आ रहा है, लेकिन उसे हमेशा बारिश नहीं चाहिए। बल्कि अच्छे कॉटन की क्वालिटी के लिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं, मतलब कि बिल्कुल भी ना बारिश ना
ओले वोले गिरे, कुछ नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आपका अच्छी क्वालिटी का कॉटन ग्रो करता है। अच्छा, कॉटन के लिए एक स्पेशल टाइप की सॉइल होती है जिसको बोलते हैं हम ब्लैक सॉइल, उसके अंदर बहुत अच्छे से कॉटन ग्रो करता है क्योंकि ड्राई होती है। और ये ब्लैक सॉइल कहाँ पर देखने को मिलती है? डेक्कन प्लेटो के अंदर। हमें कॉटन को कैसा टेम्परेचर चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल काफ़ी कम होनी चाहिए, यहाँ तक कि आप जो पेड़ हैं उन्हें पानी भी बहुत कम दो, ठीक है। 210 फ्रॉस्ट फ्रीज डे चाहिए, मतलब कि बिल्कुल भी ना बारिश आए ना ओले गिरें 210 दिन तक, तो आपका अच्छी क्वालिटी का कॉटन ग्रो करता है। ब्राइट सनशाइन चाहिए जिससे कि ये अच्छे से ग्रो कर पाए। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इन सारे स्टेट्स के अंदर कॉटन को बहुत अच्छे से ग्रो करा जाता है। फिर आता है जूट। जूट क्या है? इट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन फ्लड प्लेन्स। जो फ्लड प्लेन्स वाला रीजन है जहाँ पर वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल है, मतलब अच्छी खासी उपजाऊ ज़मीन है, वहाँ पर बहुत अच्छे से जूट ग्रो करता है। सॉइल्स को क्या करा जाता है? वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। यहाँ पर जो सॉइल्स हैं इन्हें बार बार अच्छे से सही करा जाता है हर साल। मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय। जूट को हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं? गनी बैग्स यानी कि बोरे बनाने में, मैट बनाने में, रोप्स बनाने में, यान बनाने में, कारपेट बनाने में और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। ये देखो जूट, आजकल तो लोग जूट बैग्स को ही कैरी करते हैं ज़्यादातर क्योंकि प्लास्टिक बैन हो गई है कंट्री के अंदर। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से यहाँ की समझ में आ गई जूट वाली, लेकिन अब हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इंडिया के अंदर 60% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब आपको पता है कि गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी या फिर कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन लाने पड़ेंगे जिससे कि एग्रीकल्चर के अंदर इम्प्रूवमेंट हो पाए। इंडिपेंडेंस के बाद जो मेजर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुआ है, सच एज कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉरपोरेशन, एबोलिशन ऑफ ज़मींदार्स, ये सारी चीज़ों को प्रायोरिटी दी गई है। मतलब कि जो भी गलत चीज़ें फार्मर्स के साथ हुआ करती थी ब्रिटिशर्स के दौरान, उन सारी चीज़ों को ख़त्म करा गया है। कलेक्टिवाइजेशन भी ख़त्म हो गई है। कलेक्टिवाइजेशन के अंदर क्या होता था? एक बड़ा सा लैंड का पीस होता था जहाँ पर सारे फार्मर्स मिलके फार्मिंग करा करते थे, मतलब उनकी खुद की कोई ज़मीन नहीं होती थी। तो इस टाइप के अजीब अजीब रूल्स बनाए हुए थे ब्रिटिशर्स ने, जिन्हें ख़त्म कर दिया गया। ज़मींदारी जो थी उसे भी ख़त्म कर दिया गया, और इन सारे रूल्स को ख़त्म करने पे गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी। इन 1960s एंड 1970s टेक्निकल रिफॉर्म्स आए, सच एज ग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। अभी ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब क्या है? मतलब कि अच्छे क्वालिटी के क्रॉप्स ग्रो करें फार्मर्स, ये उन्हें सिखाया गया। फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें, और क्या क्या चीज़ें उन्हें करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्हें समझाई गई। 1980s और 1990s के अंदर वेरियस प्रोविजंस आए क्रॉप इंश्योरेंस के। मान लीजिए कोई फार्मर है जो क्रॉप ग्रो कर रहा है वीट की, बहुत ज़ोर की बारिश हुई, आंधी हुई, तूफान हुआ, जिसकी वजह से उसके पूरे क्रॉप्स ख़राब हो गए। तो अब बेचारा फार्मर क्या करेगा? उसके तो पूरी मेहनत उसने उस क्रॉप के अंदर लगाई थी, पूरे साल भर अब उसे भूखा रहना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए फार्मर को 1980s और 1990s में क्रॉप इंश्योरेंस भी होने लगा। मतलब क्रॉप्स को अगर कुछ भी होगा तो उसके बदले फार्मर को कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा। स्टेब्लिशमेंट हुआ ग्रामीण बैंक्स का। ग्रामीण बैंक्स मतलब कि वो बैंक्स जो कि ज़्यादातर गांव वगैरह में सेटअप होते थे, फार्मर्स के लिए सेटअप होते थे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, बैंक्स, ये सारी चीज़ें बनने लगी। और ये लोग क्या करते थे? लोन दिया करते थे फार्मर को काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे, बहुत कम उनसे ब्याज लिया करते थे और उसके बदले उन्हें लोन दे दिया करते थे। किसान क्रेडिट कार्ड भी शुरू हुआ, KCC, मतलब कि जो किसान थे उन्हें क्रेडिट कार्ड दिया गया, उसका इस्तेमाल करके वो उधार पे चीज़ें ले सकते थे। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, और भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स बनाई गई। जैसे पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम में क्या होता था कि किसानों को मान लीजिए कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उस चीज़ के रिगार्डिंग भी गवर्नमेंट हेल्प करती थी। तो ऐसी स्कीम्स लाई गई, और भी बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी जिससे कि फार्मर्स का बेनिफिट हुआ। अब गवर्नमेंट को ये तो समझ में आ गया था कि हम बहुत सारी स्कीम्स ले आए हैं, फार्मर्स को समझा रहे हैं कि आप क्या यूज़ करो, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करो, अच्छी क्वालिटी के सीड यूज़ करो जिससे आपके क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो। लेकिन इनको मतलब बहुत सारे फार्मर्स को ये सारी चीज़ें समझानी है हमें जल्दी से जल्दी। अगर एक एक फार्मर को या एक एक गांव में जाके समझाएंगे तो बहुत समय लगने वाला है। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा कि हम स्पेशल टाइप के प्रोग्राम्स भी बनाएंगे।
तो स्पेशल वेदर बुलेटिन्स और एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स बनाए गए फार्मर्स के लिए, जैसे कि कृषि दर्शन डीडी। अगर आपने दूरदर्शन पे ये देखा हो, आपने बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा होगा, आप अपने दादा दादी या मम्मी पापा से पूछना, वो आपको ज़रूर बताएंगे। तो कृषि दर्शन के अंदर फार्मर्स को सिखाया जाता था कैसे उनको पूरी फार्मिंग एक्टिविटीज़ करनी है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करनी है, कैसे उनके क्रॉप्स जो हैं वो अच्छे से अच्छे ग्रो करेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया फार्मर्स को। देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या है, इसके ऊपर तो अभी प्रोटेस्ट भी हुआ था बहुत ज़्यादा। बहुत ही आसान सी बात है, जैसे एक फार्मर है, उसने क्या करा, उसने वीट को ग्रो करा। अब वीट को जब उसने ग्रो करा ना, तो मान लो वीट को ग्रो करने में उसका खर्चा आया 10 रुपीज़ का। एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं कि 10 रुपीज़ उसके खर्च हो गए। बहुत ज़ोर की आंधी तूफान आए, उसकी वजह से उसके वीट खराब हो गए। अब बोलोगे सर उसके पास तो क्या होगा, इंश्योरेंस होगा, तो उससे वो क्या कर सकता है, पैसे क्लेम कर सकता है। बिल्कुल, चलो उसने वहाँ से पैसे क्लेम कर लिए। फिर दोबारा उसने वीट को ग्रो करा, फिर दोबारा उसका 10 रुपये का खर्चा आया। अब इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी, कोई आंधी नहीं आया, कोई तूफान नहीं आया, बहुत अच्छे से क्रॉप्स ग्रो कर गए। अब उसने 10 रुपये जो खर्च करके पूरे क्रॉप्स ग्रो करे थे, वो उन्हें सेल करने के लिए जाता है मार्केट में। मार्केट में कोई उसे उन क्रॉप्स के 9 रुपये देने लग जाता है, बोलता है कि देखो 9 रुपये ले लो, अगर लेने हैं तो लो, नहीं तो अपने क्रॉप्स को सड़ने दो। अब फार्मर को मजबूरी में वो क्रॉप्स 9 रुपये के सेल करने पड़ेंगे, तो उसको घाटा हो गया, लॉस हो गया, बेचारा परेशान हो गया। इसी वजह से फार्मर्स ने, बहुत सारे लोगों ने मिल के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनाया जाए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP का क्या मतलब होता है, जैसे कोई फार्मर है, उसने 10 रुपीज़ के क्रॉप ग्रो करे थे, तो गवर्नमेंट उससे बोल दे कि देखो हम लोग ये जो क्रॉप्स हैं 12 रुपीज़ का लेंगे, अगर आपको इससे ज़्यादा का किसी को सेल करना है तो आप सेल कर सकते हो। तो फार्मर जो है, अगर उसको कोई भी अच्छे दाम पर सेल करने के लिए नहीं मिलेगा क्रॉप्स, तो वो गवर्नमेंट को सेल कर सकता है एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब MSP पे, बहुत कम दाम पर वो सरकार को वो क्रॉप दे सकता है। 12 रुपये वो ले लेगा। अच्छा, कोई उस फार्मर से उन्हीं क्रॉप्स को 15 रुपीज़ में लेगा, 16 रुपीज़ में या 20 रुपीज़ में लेगा, तो वो उन्हें सेल कर सकता है। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, जो तुम्हें ज़्यादा पैसे थे उससे ले लो, हम तो इतने में मिनिमम आपसे क्रॉप लेंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी फार्मर्स का सपोर्ट कर रही है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। जो हमारी कंट्री की नेशनल इकोनॉमी है, मतलब हमारी कंट्री के पास जो पैसा है, एम्प्लॉयमेंट है, नौकरियां हैं, और क्या क्या आउटपुट हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के, ये हम देख लेते हैं। 2010 से 2011 तक लगभग 52% जो हमारी कंट्री की वर्कफोर्स थी वो फार्मिंग सेक्टर के अंदर काम कर रही थी। इसका मतलब क्या है, देखो 52% लोग जो काम कर रहे थे हमारी कंट्री के अंदर, वो किस चीज़ के रिलेटेड काम कर रहे थे, फार्मिंग सेक्टर के अंदर। इंडिया का जो GDP है वो बढ़ता जा रहा है। अब GDP का मतलब क्या है, देखो आसान भाषा में समझो कि हमारा देश अमीर तो होता जा रहा है, हमारे देश के अंदर पैसा तो हम लोग बहुत कमा रहे हैं, लेकिन एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही हैं। GDP तो बढ़ रहा है, हम ये बोलेंगे कि देखो देश तो अमीर हो रहा है, लेकिन पैसा हम लोग पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन उतनी जॉब्स नहीं दे पा रहे हैं लोगों को, जितनी लोगों को रिक्वायरमेंट है जॉब्स की। फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं। देखो फूड सिक्योरिटी क्या चीज़ है, कभी आंधी आती है, तूफान आता है, या फिर आपने देखा होगा कोरोना जैसी सिचुएशन हो जाती है, तो उस टाइम पर खाने की ज़रूरत पड़ती है। और खाने की ज़रूरत पड़ती है, आप बोलोगे सर ठीक है, खाना तो हम दुकान से खरीद सकते हैं, लेकिन अगर दुकानों के अंदर भी खाना ख़त्म हो गया तो क्या होगा, तो हम लोग महंगे दाम पर और किसी शॉप से ख़रीद लेंगे जहाँ पर फूड अवेलेबल होगा, बिल्कुल। लेकिन वो लोग जो गरीब हैं या फिर जो कि ज़्यादा अर्न नहीं करते, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। तो इसीलिए वो लोग जो कि गरीब हैं या फिर जो ज़्यादा अर्न नहीं करते, उन्हें फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, उनको खाना देने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ऐसे सिस्टम डिज़ाइन करे हैं गवर्नमेंट ने, नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम डिज़ाइन करा है, जिससे कि हर एक सिटीज़न को खाना मिल पाए। इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक है बफर स्टॉक और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बफर स्टॉक मतलब कि गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे अनाज को एक जगह पर स्टोर करके रखती है मुसीबत के समय के लिए, कि अगर कभी कोई मुसीबत आए तो हम लोग ये अनाज लोगों को दे सकें। किन लोगों को, जो कि गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते खाने को। फिर आता है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो PDS का मतलब क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, उन लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं, खाने की चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें बहुत सस्ते दाम पर खाने की चीज़ें देती हैं। PDS का मतलब ये होता है, जैसे देखो यहाँ पर फूड ग्रेन्स दिए जा रहे हैं काफ़ी सस्ते दाम पर लोगों को, ओनली 1 रुपीज़ पर kg पे आपको ये मिल जाता है गेहूँ, PDS के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू।
फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोक्योरिंग एंड स्टोरिंग फूड ग्रेन्स। ये जो फूड ग्रेन्स है इन्हें स्टोर करने का, इनको लेने का, लाने का, ये सारे काम कौन करता है? FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जबकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको एश्योर करता है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इसको लाकर स्टोर करने का काम किसने करा? FCI ने। इसको बांटने का सिस्टम कौन करता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS। ये बांटने का काम करते हैं। PDS प्रोग्राम के अंदर फूड ग्रेन्स और अदर एसेंशियल कमोडिटीज़ और भी ज़रूरत का सामान लोगों को दिया जाता है, जैसे कि कभी कभी तो तेल भी दिया जाता है, चीनी दी जाती है, ऐसी चीज़ें। और इन सबको सब्सिडाइज प्राइस पे दिया जाता है, फ्री नहीं दिया जाता। कई कई जगह पर तो फ्री भी देते हैं लेकिन सब्सिडाइज प्राइस होता है। जैसे कि मान लो अगर गेहूँ है 54 रुपीज़ kg, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 1 रुपीज़ kg दिया जाएगा PDS के अंदर। तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है फूड सिक्योरिटी का? कि हर किसी को खाना मिल पाए। कॉमन पीपल जो कि फूड को अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ लोग ऐसे, उनको भी फूड मिल पाए। पुअर पीपल को एक्सेस मिल पाए फूड का। 1 रुपये तो लोग कमा के या कैसे ना कैसे करके अरेंजमेंट करके दे देंगे और फिर अपना खाने का अरेंजमेंट कर लेंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर ग्रोथ हो। जो सपोर्ट प्राइस पे वीट और राइस को लिया गया था उनका स्टॉक मेंटेन रहे। मतलब कि आपने देखा था ऊपर क्या हुआ था, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बहुत फार्मर्स ने जो फूड ग्रेन्स गवर्नमेंट को बेचे होते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, MSP पे, वो गवर्नमेंट क्या करती है, वही PDS में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो एक तरीके से वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं ये PDS में सारे फूड ग्रेन्स। जो भी क्रॉप्स इंडिया के अंदर ग्रो करे जा रहे हैं, क्या सिर्फ उनका इस्तेमाल इंडिया में ही होता है? नहीं, बल्कि पूरे ग्लोब पर इफेक्ट डाल रहा है इंडिया का जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं। पूरी दुनिया हमारे ऊपर डिपेंड हो गई अब एक तरीके से। तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। देखो, जब ब्रिटिश पीरियड था तो कॉटन को एक्सपोर्ट करा जाता था ब्रिटेन के अंदर एज अ रॉ मटेरियल, और ब्रिटिशर्स इसी कॉटन का इस्तेमाल कर कर अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर कपड़े बनाया करते थे। तो आप देख रहे होगे ब्रिटिशर्स भी हमारे यहाँ से कॉटन लेते थे और उनके कपड़े बनाते थे। 1990s के अंदर जो इंडिया के फार्मर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा न्यू चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि अब उन्हें ग्लोबलाइजेशन का चैलेंज फेस करना पड़ रहा था। मतलब अब उनका कंपटीशन सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं था, पूरी दुनिया के अंदर कंपटीशन था। सर कैसे? मान लो हमसे ये ब्रिटिशर्स ही हैं, ब्रिटिशर्स बोलते हैं हमारी आज़ादी के बाद कि हमें तो कॉटन चाहिए इंडिया से। तो अब ये ब्रिटिशर्स ये देखेंगे ना कि इंडिया का जो कॉटन है वो काफ़ी हाई क्वालिटी का होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, और वहीं पर इंडिया की जगह अमेरिका बोल दे कि मैं तुम्हें दूंगा ब्रिटिशर्स कॉटन, सस्ता भी दूंगा, अच्छी क्वालिटी का भी दूंगा। तो यहाँ पर जो इंडिया के फार्मर्स हैं या फिर जो हमारी इंडिया है, इसे ज़्यादा चैलेंज फेस करने को मिला। इसे ही बोलते हैं हम लोग कि न्यू चैलेंजेस हमें ग्लोबलाइजेशन के अंदर फेस करने को मिले। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे इंडिया के, अब हमें और अच्छे से अच्छे बनाने थे। जैसे कॉटन ही नहीं, अगर हम लोग गेहूं की बात करें, अगर हम दूसरी कंट्रीज़ को अपना गेहूं बेचना चाहते हैं तो हमारा गेहूं यानी कि आटा, वीट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। वीट सबसे बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, सस्ते दाम पर होना चाहिए। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी जैसे कि अमेरिका वगैरह, ये लोग क्या करते थे, ये लोग अपने फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी देते थे। मतलब कि क्रॉप्स जो हो गए, तुम्हें पानी हम लोग फ्री में देंगे, तुम्हें हम बिजली फ्री में देंगे। यहाँ की गवर्नमेंट ऐसा करती थी, अमेरिका की गवर्नमेंट, कि हम पानी भी फ्री में देंगे, बिजली भी फ्री में देंगे, तुम्हें फर्टिलाइजर्स पे 50% डिस्काउंट देंगे, तुम बनाओ अच्छे से अच्छे अपने क्रॉप्स ग्रो करो। ऐसा क्यों करते थे? जिससे कि इनके क्रॉप्स की ज़्यादा डिमांड और ये लोग हम लोगों से, इंडियन से कंपटीशन में जीत जाए। तो जो इंडियंस थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, उन्हें ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या करना पड़ा, कंपटीशन फेस करना पड़ा। जेनेटिक इंजीनियरिंग आई जिसने काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशन लेकर आई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर। मतलब रिवोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से क्रांति ले आई, बदलाव आ गया बहुत ज़्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग से। इंजीनियरिंग करी गई, मतलब ऐसे क्रॉप्स बनाए गए जो कि जल्दी ख़राब ना हो, उनके अंदर कीड़े ना लगे, स्पेशल वैरायटी के बना दिए क्रॉप्स। अब ये जो क्रॉप्स थे इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्रॉप प्रोडक्शन होने लगा। अच्छा, एक और न्यू टाइप की फार्मिंग होती है, न्यू टाइप तो नहीं है, ओल्ड टाइप की है, लेकिन आजकल हमें बहुत सुनने को मिलती है, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग कुछ नहीं होती, इसके अंदर कोई भी केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं होता। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर नो केमिकल्स, नो फर्टिलाइजर्स, नो पेस्टिसाइड्स का यूजेज होता है और बिल्कुल प्योर हमें फूड खाने की चीज़ें दी जाती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसका जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे वो
बिल्कुल नेगेटिव नहीं होता, मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से डैमेज नहीं होता। जबकि जो हम लोग केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके फार्मिंग करते हैं उससे सॉइल भी ख़राब होती है, हमारे जो क्रॉप्स हैं वो भी ख़राब होने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया के जो फार्मर्स हैं उन्हें एक चीज़ करनी चाहिए, जिस चीज़ पे उन्हें ध्यान देना चाहिए, वो हैं कि जो सीरियल क्रॉप्स हम लोग ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि वीट, राइस, ये सारी चीज़ें जो ग्रो कर रहे हैं सीरियल क्रॉप्स बोलते हैं इन्हें छोड़कर हमें करना चाहिए हाई वैल्यू क्रॉप्स को ग्रो। अब हाई वैल्यू क्रॉप्स कौन से हो गए? जैसे मशरूम हो गया, ब्लूबेरीज हो गए। अच्छा, अब यहीं पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर आप 1 किलो वीट लेने के लिए जाओगे तो वो सिर्फ 55 रुपीज़ का मिलेगा, और वहीं पर आप 1 kg ब्लूबेरीज लेने के लिए जाओगे तो वो 500 रुपीज़ की मिलेंगी। तो आप देख रहे हो कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा अगर हमारे फार्मर्स सीरियल क्रॉप्स को छोड़कर, मतलब कि सीरियल क्रॉप्स को छोड़ के हाई वैल्यू क्रॉप्स को ग्रो करने लगे। इससे इनकम भी इंक्रीज़ होगी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम होगा, मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पूरा डिग्रेड होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है वातावरण, वो भी सही हो जाएगा अगर हम लोग हाई वैल्यू क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग थोड़ा कम पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर के सैम्पल पेपर चाहिए, नोट्स चाहिए, तो क्या करना है? बहुत सिंपल सी चीज़ है, सब्सक्राइब करो, उसके साथ में जो ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करके मेंबर बन जाओ। मेंबर जो भी बनेगा उसे सैम्पल पेपर भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, देन मनुष्य ज्ञान लेते रहो।